नमस्कार, स्वागत है आपका द इकोनॉमी जंक्शन में। तो कल की कक्षा में हम लोगों ने बात किया था, आपने देखा था कि कल की कक्षा में हम लोगों ने पूरे डिमांड पे चर्चा किए थे। तो इस तरीके से एक-एक करके आप पूरे सिलेबस को ढंग से देख रहे हैं, पूरे तरीके से देखते रहिए और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा क्योंकि बार-बार ये बोला करते हैं कि क्लास को आपको निरंतर करना और जब भी आप बैठ रहे हैं, तो जितनी भी सारी बातें आपको बताई जा रही है, प्रॉपर तरीके से आप सुन रहे हैं तो साथ में उसको आपको लिखना भी है। यानी एक प्रॉपर आपको नोट्स बनाना है और कुछ समय के बाद जैसे ही 10 क्लास या 15 क्लास होगा, आप देखेंगे कि जब पूरी तरीके से एक टॉपिक कंप्लीट होगा, तो आपको एक अच्छा और एक बेहतरीन नोट्स मिलेगा, एकदम सरल शब्दों में। समझना आसान होगा, जो एक पुरानी फ़ोबिया है, जो इको फ़ोबिया है, वो आपके मन में बिल्कुल नहीं होगा और आप चुटकी में बड़े आसान तरीके से समझ लेंगे। ठीक है? चलिए, सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। तो निरंतर जो है आप एक-एक क्लास को देखते रहिए, समझते रहिए, ठीक है? तो आज हम बात करेंगे सप्लाई साइड पे बात करेंगे। कल की कक्षा में हम लोगों ने पूरी तरीके से डिमांड क्या होता है, माँग क्या होता है, माँग क्यों होता है, माँग का नियम क्या है, ये पूरी पूरी तरीके से हम लोग विश्लेषण कर लिए थे, समझ लिए थे। उसमें से एक छोटा-सा टॉपिक था कि एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ डिमांड्स यानी जो मांग के जो तत्व होते हैं, क्या-क्या ज़रूरी है? किसी वस्तु की मांग के लिए ज़रूरी क्या है? तो हमने आपको ये बताया था, ठीक है? तो आइए शुरुआत करते हैं, अच्छे तरीके से पढ़िए। हाँ जी, तो कल की कक्षा में हम लोग यहाँ पे थे। हम लोगों ने यहाँ तक चर्चा कर ली थी। इस पे हम चर्चा कर रहे थे कि मांग के लिए मांग के लिए आवश्यक तत्व जो होता है, मांग के लिए आवश्यक तत्व, ठीक? इसेंशियल इसेंशियल एलिमेंट्स इसेंशियल एलिमेंट्स फॉर डिमांड इसेंशियल एलिमेंट्स फॉर डिमांड ठीक है। इस पे हम लोग चर्चा कर रहे थे और इसमें तीन चीजों की हमने यहाँ पे चर्चा की थी। एक हमने किया था वस्तु की इच्छा, एक हमने यहाँ पे आपको बताया था वस्तु की इच्छा वांट्स ऑफ गुड्स वांट्स ऑफ गुड्स वांट्स ऑफ गुड्स। दूसरा था क्रय शक्ति, दूसरा हमने कहा था क्रय शक्ति। क्रय शक्ति कहिए या सामान्य भाषा में इसे ही हम कहें खरीदने की क्षमता, सामान्य भाषा में खरीदने की क्षमता यानी परचेजिंग पावर, परचेजिंग परचेजिंग पावर परचेजिंग पावर ठीक है। तीसरा व्यय करने की तत्परता, तीसरा जो है व्यय करने की तत्परता। किस चीज को व्यय करने की तत्परता? ये क्रय शक्ति, ये जो आपकी जो क्रय शक्ति है ना, क्रय शक्ति व्यय करने की तत्परता यानी रेडी टू एक्सपेंड, रेडी टू एक्सपेंड, रेडी टू एक्सपेंड ठीक है। अब यहां पे एक नोट में एक बात यहां पे आप लिख लीजिए कि किसी भी वस्तु तथा सेवा, किसी भी वस्तु तथा सेवा को, किसी भी वस्तु तथा सेवा को पूर्ति पूर्ति से पूर्ति से मांग में, पूर्ति से मांग यानी डिमांड, पूर्ति से मांग में परिवर्तित होने के लिए, मांग में परिवर्तित होने के लिए, मांग में परिवर्तित होने के लिए यह तीन आवश्यक तत्व, यह तीन आवश्यक तत्व जरूरी है, ये तीन आवश्यक तत्व जरूरी है। अब आइए इसको हम समझते हैं एकदम व्यवहारिक भाषा में। ये सारी बातें आपको समझना जरूरी है,
तभी आपको आगे के जितने भी कॉन्सेप्ट हम बताएंगे ना, वो पूरी तरीके से क्लियर हो पाएगी। हमने लिखा कोई भी वस्तु जो है सप्लाई से मांग में यानी सप्लाई से डिमांड में कैसे चेंज होती है। अब देखिए, ये तो हमने आपको बता दिया कि किसी भी वस्तु को जब हम मांग की बात करते हैं तो उसके लिए दो चीजें जरूरी है, एक है आपका समय और कीमत। और हमने कहा कि समय के अनुसार कीमत बदलता है और कीमत के अनुसार मांग बदलता है। समय के अकॉर्डिंग आज जैसे हम बात करें, जैसे आज का जो समय है, तो बाजार में आप जाएंगे तो किसी वस्तु का भाव या कीमत जो आज है वो जरूरी नहीं है कि कल वही रहेगा, परसों वही रहेगा, या 10 दिन बाद या 20 दिन बाद वही रहेगा। समय के अनुसार क्या होता है, समय के अनुसार कीमत और कीमत के अनुसार मांग बदलता है। अब हमने ये कहा कि मांग के लिए क्या हम बाजार गए और वस्तु की मांग हो गई, इसको एकदम समान अपने जीवन से जोड़ के आप समझिएगा। अगर इकोनॉमी को समझना है तो सारी बातें जो है आप अपने व्यवहारिक जीवन में जो आप करते हैं, जो दिनचर्या कहिए या रोजमर्रा कहे, आप व्यवहारिक जीवन में जो काम करते हैं उसी से जोड़ के आपको देखना है, कुछ अलग से नहीं हवा हवाई देखना। तो ये क्या है आपका, तो ये तीन चीजें जरूरी है। जैसे सबसे पहले मांग के लिए जरूरी चीज क्या है, मन में इच्छा होना। जैसे मान लीजिए कि आपकी इच्छा है कि हमें एक जींस खरीदना है, ठीक है, मन में इच्छा है कि हमें एक जींस खरीदना है। मन में आपकी इच्छा ही नहीं उत्पन्न हो रही है कि हमको जींस खरीदना है, तो क्या जींस की मांग हो पाएगी? नहीं। तो सबसे जरूरी चीज है कि किसी भी कंज्यूमर यानी उपभोक्ता के मन में, किसी व्यक्ति के मन में ये इच्छा आना कि फला चीज हमको खरीदना है, फला चीज की हमको जरूरत है। चलिए, तो हमने मान लिया कि आपके मन में इच्छा आ गई कि आपको एक जींस खरीदना है, ठीक। तो पहला शर्त पूरा हो गया मांग के लिए कि आपके मन में एक इच्छा आई कि हमको ये खरीदना है, ये चाहिए, इसकी जरूरत है, इच्छा हो। जैसे ही बाजार जाते हैं, दुकान पे जाते हैं और कहते हैं भैया जींस दिखाओ, अच्छी वाली जींस दिखाना। आप कहते हैं कि अच्छी वाली जींस दिखाना। तो जैसे ही वो जींस दिखाता है, आपके मन में इच्छा है कि ये जींस लेना है, बड़ी अच्छी जींस है। लेकिन जैसे ही आप उसे पूछते हैं कि कितने का है, बताता है कि 2000 का है। आपका बजट तो 1000 था। आपने सोचा था कि 1000 में जींस मिल जाएगा, मिलने के लिए मिल भी जाता है 1000 रुपया में, लेकिन आपके मन में इच्छा है कि यही जींस लेनी है। आपके पॉकेट में 1000 है, जींस है 2000 का। तो क्या उस वस्तु की मांग हो पाएगी? क्या उस दुकानदार से वो जींस निकल कर आपके पास आ पाएगा? नहीं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि किसी व्यक्ति के मन में केवल इच्छा आ जाना ही वस्तु के मांग के लिए जरूरी नहीं है। जरूरी है क्रय शक्ति। यानी आपके मन में इच्छा आई, आप जींस खरीदने गए, दुकानदार से आपने पूछा, दुकानदार ने आपको दिखाया, दुकानदार ने बोला इसकी कीमत 2000 है, आपके पॉकेट में 1000 है, तो मांग नहीं हो पाएगी। लेकिन जींस तो पसंद आ गई, तो आप अपने दोस्त की तरफ निगाह डालेंगे, आप अपने दोस्त की तरफ देखेंगे। दोस्त कहेगा लग रहा है कि ये मांगेगा हमसे, ये क्या करेगा, लग रहा है कि हमसे मांगेगा, तो पीछे नीचे कर लेगा, सर नीचे करेगा कि हमसे पक्का मांगेगा। तो उसने आपको कहा यार जींस बड़ी अच्छी है, 1000 रुपया दे दो, हम तुमको दे देंगे। 1000 रुपया दे दो, भाई दोस्त है, देना पड़ेगा, है ना, दोस्ती यारी तो निभानी पड़ेगी। तो दोस्त ने कहा चलो ठीक है, 1000 रुपया आपको दे देते हैं। तो दूसरा शर्त भी हमारा पूरा हो गया। मन में इच्छा हुई जींस खरीदने की, दोस्त ने आपको 1000 रुपया दे दिया, टोटल आपके पास 2000 रुपया हो गया। तो आपके पास खरीदने की क्षमता भी आ गई, यानी परचेजिंग पावर भी आ गया, क्रय शक्ति भी आ गई। फिर भी कहीं ना कहीं से मन में उलझन है, आपके मन में उलझन है कि अरे यार अभी तो 500-800 रुपया का जींस पहन लेते थे, 2000 रुपया का जींस पहनेंगे। यानी आपके पास इच्छा भी है, वस्तु की इच्छा भी है, खरीदने की क्षमता भी हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं से घबराहट हो रही है कि 2000 का जींस पहनेंगे। होता है ना ऐसा, अरे हमारी आदत है 1000 रुपया का पहनने का, 800 रुपया का पहनने का, हमारी आदत है, कोई बुरी बात भी नहीं है।
लेकिन हम अपनी क्षमता से यानी अपनी कैपेसिटी से ज्यादा हम यहाँ पे पैसा दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से हिचकिचाहट होगी, और हिचकिचाहट की वजह से आप व्यय नहीं कर पा रहे। आप जो पैसा है ना, ये व्यय करने की तत्परता हिचकिचाहट वजह से नहीं कर रहे। आपको दोस्त ने कहा, अरे यार इतना ना सोचो, चलो ठीक है ले लो, जब होगा तब हमको दे देना, जब होगा तब हमको दे देना। तब आपके मन में क्या हुआ? आपके मन में ये विश्वास बैठ गया कि नहीं चलो ठीक है ले लेते हैं, जब होगा तो दे देंगे, इसको देने के लिए कोई टेंशन भी नहीं है। तब आपके मन में उस जिन्स को खरीदने की क्षमता जो है आपके पास, उसको व्यय करने की तत्परता भी आ गई। यानी आप तैयार हो गए कि चलिए ठीक है अब एक्सपेंड कर देते हैं। तो जैसे ही ये तीनों आपका मिलेगा, जैसे ही ना, जैसे ये तीनों जो सेगमेंट है, ये जैसे ही ये तीनों सेगमेंट आपका मिलेगा, सारा का सारा ये तीनों आपका मिलेगा, तो क्या होगा? जैसे मार्केट में आप गए, आप क्या गए? आपने मार्केट में गया, दुकान पे आप गए, तो जब तक मार्केट में दुकान पे गए तो ये वस्तु जो है, जो गुड्स है, ये जो गुड्स है ये आपके सप्लाई के रूप में, यहां पे क्या है? ये आपके सप्लाई के रूप में, ये सप्लाई के रूप में। और जैसे ही ये थ्री एलिमेंट्स जो आपके पास आया, जो ऊपर हमने लिखा, ये हाँ जी, ये जो ऊपर हमने लिखा, ये तीन एलिमेंट्स, यहां पे आपका ये थ्री एलिमेंट्स जैसे ही ये फुलफिल हुआ, ये तीनों जैसे ही एलिमेंट्स फुलफिल हुआ, तो ये जो गुड्स है, गुड्स जिसको हमने एग्जांपल लिया, जो यहाँ पे आपका जिन्स है, ये क्या हो जाएगा? ये यहां से निकलकर किसके पास हो जाएगा? यहां से निकलकर, यानी यहां पे मार्केट है, शॉप है, यानी यहां पर क्या है? सेलर। ये सब क्या है? सेलर है। ये सब क्या है? सेलर। ये सब क्या है? सेलर है, यानी विक्रेता है। ये विक्रेता है, और विक्रेता के पास कोई वस्तु है तो ये किस रूप में है? ये आपके सप्लाई के रूप में। विक्रेता के पास अगर कोई वस्तु है तो ये सप्लाई के रूप में है। और जैसे ही ये थ्री एलिमेंट्स ये फुलफिल हुआ, तो ये क्या हो जाएगी? ये आपका सप्लाई जो है, ये क्या हो जाएगा? डिमांड में बदल जाएगा। ये सप्लाई क्या हो जाएगा? डिमांड में बदल जाएगा। यानी आपने क्या किया? ये कंज्यूमर के पास आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? कंज्यूमर के पास आ जाएगा, या हम कहें बायर के पास, यानी क्रेता के पास आ जाएगा, यानी उपभोक्ता के पास आ जाएगा। तो हम इसको क्या कहेंगे? कन्वर्ट हो गया। कब? ये तीनों चीजें जब यहां पे आ गई, तीनों चीजें ये मिला, तो हमारा जो ये जिन्स है, ये जो वस्तु है, ये यहां से निकलकर, इनके पास से निकालकर ये किसके पास आ जाएगा? कंज्यूमर के पास, यानी बायर के पास आ जाएगा। और ये सप्लाई से किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा सप्लाई से किस चीज में? डिमांड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? सारी बातें समझ में आ गई ना? चलिए, सारी बातें ये समझ में आ जाएंगे। हाँ जी, ठीक है। तो ये तीनों चीज याद रखिएगा, ये सारी बातें आपको याद रखिएगा, ये तीन चीजें जरूरी है। चलिए, अब यहां तक तो समझ लिए। अब ये समझ लिया पूरा का पूरा जो वन साइड था हमारा, जो डिमांड का जो साइड था, ये पूरी तरीके से क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब हम चर्चा करेंगे, अब यहाँ पे चर्चा करेंगे सप्लाई की, पूरी तरीके से सप्लाई की चर्चा हम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हेडिंग दे दीजिएगा पूर्ति, यहाँ पे हेडिंग दे देंगे पूर्ति, यानी सप्लाई। ठीक है, चलिए, इसमें हमें क्या क्या मुख्य रूप से पढ़ना है? सप्लाई की बात करेंगे तो इसमें हमें मुख्य रूप से क्या पढ़ना है? ये पूर्ति क्या है? यहाँ पे पूर्ति क्या है? व्हाट इज सप्लाई। ठीक है, और दूसरा पूर्ति का नियम, दूसरा जो है पूर्ति का नियम, यानी थ्योरी ऑफ सप्लाई कहिए, या
लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई की हम यहां पे चर्चा करेंगे। पूर्ति क्या है और पूर्ति का नियम क्या है। तो सबसे पहले आइए, सबसे पहले हम देखें पहला प्रश्न जो है हमारा कि पूर्ति क्या है। पहला प्रश्न जो है इसको हम देखें, पूर्ति क्या है, इसको हम देखें पूर्ति क्या है। ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, जिस तरीके से मांग का संबंध जो है ना, जिस तरीके से मांग का संबंध जो है वो समय और कीमत से है, उसी तरीके से पूर्ति का भी जो संबंध है ये समय और कीमत से है। तो सबसे पहले तो याद रखिएगा कि इसका संबंध किससे जोड़ते हैं। जैसे ही सप्लाई की बात आती है, इसका संबंध हम उत्पादक से जोड़ते हैं। उत्पादक, और उत्पादक का ही एक हिस्सा होता है विक्रेता। उत्पादक का ही एक हिस्सा होता है विक्रेता। विक्रेता, अगर आपसे पूछे कि विक्रेता को किस पार्ट में आप रखेंगे, कंज्यूमर की प्रोड्यूसर, तो जो सेलर है, जो विक्रेता है, वो प्रोड्यूसर का पार्ट होता है। ठीक है, विक्रेता मतलब प्रोड्यूसर। ठीक है, चलिए, तो इसका भी जो संबंध है, इसका भी जो संबंध है जो हम जोड़ते हैं, ये आपका क्या है, इसका भी टाइम, इसका भी संबंध टाइम यानी समय, समय और कीमत, समय और कीमत यानी प्राइस, यानी प्राइस, प्राइस यानी कीमत। इसको कैसे परिभाषित करेंगे, इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे बताएं। देखिए, एक निश्चित समय पर, एक निश्चित कीमत पर, भाई देखिए, कोई भी वस्तु का उत्पादन होता है, कोई भी वस्तु का उत्पादन होता है तो उसमें बहुत सारे उत्पादन के कारक होते हैं, जिसके बारे में चर्चा करेंगे। उत्पादन करने के कारक होते हैं, जैसे उत्पादन करने में पैसा लगता है, उत्पादन करने में मजदूर लगते हैं, उत्पादन करने में फैक्ट्री लगानी पड़ती है। ये सब क्या है, कारक है, उत्पादन के विभिन्न कारक है। तो उसका कुछ कॉस्ट होगा ना, जब हम मजदूर को लगा रहे हैं, रॉ मटेरियल, कच्चा सामग्री लगा रहे हैं, ठीक है, इसके अलावा अपनी पूंजी लगा रहे हैं, इसके अलावा लगाने वाला रिस्क उठा रहा है, तो इन सबको कुछ ना कुछ चाहिए ना। तो यानी कोई भी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो उसकी लागत होती है, तो लागत होगी तो कीमत जरूर होगा, लागत होगा तो कीमत जरूर होगा। जो उत्पादन कर रहा है उसमें कुछ अपना प्रॉफिट भी जोड़ेगा, तो लागत में प्रॉफिट जोड़ा जाता है तो उसका कुछ कीमत होगा। तो इसका भी संबंध क्या है, कीमत से है। और एक निश्चित समय यानी समय के अकॉर्डिंग उत्पादन की लागत भी बदलते रहती है। याद रखिएगा, कोई जरूरी नहीं है कि आज आप अपना घर बनवा रहा है तो जो भी घर बनवाने में मजदूर लगाएंगे, अगर आज 500 रुपया वो मजदूर ले रहा है, मजदूर कहेगा कि हम 500 रुपया पर डे लेंगे, आज 500 रुपया ले रहा है तो क्या कल को वो 500 रुपया ही लेगा? कहेगा कल को होने वाले समय में वो कहेगा कि नहीं भैया हम 600 रुपया से कम नहीं लेंगे। तो उत्पादन की जो लागत होती है ये भी समय के अकॉर्डिंग बदलता है। तो जब लागत बदलेगी तो कीमत भी बदलेगा, लागत ज्यादा होगा तो कीमत ज्यादा होगा, है ना। ये सीधा सा एक थ्योरी क्या है शेयर की, अगर कॉस्ट ज्यादा होगा तो प्राइस भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर कॉस्ट जो है कम होगा तो प्राइस भी क्या होगा, कम होगा, होगा ना। और ये जो है, और ये कॉस्ट जो है ये क्या होता है, वेरिएबल होता है। ये आपका क्या होता है, वेरिएबल होता है, यानी परिवर्तनशील होता है। ये क्या होता है आपका, परिवर्तनशील। ये आपका क्या होगा, वेरिएबल होगा, यानी परिवर्तनशील होगा। तो जब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा, ठीक है। और इसी के आधार पर कोई प्रोड्यूसर जो है अपना वस्तु का उत्पादन करता है और बाजार में बेचता है, उपलब्ध कराता है, वस्तु और सेवा को उपलब्ध कराता है, ठीक है। चलिए आइए तो लिखिएगा, यहां पे लिखेंगे हाँ जी, इसको आप लिखेंगे एक निश्चित समय में, एक निश्चित, इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, परिभाषा इसका क्या हो जाएगा, एक निश्चित समय में, एक निश्चित समय में, एक निश्चित कीमत पर,
एक निश्चित कीमत पर बाजार में या अर्थव्यवस्था में उत्पादक द्वारा वस्तुओं तथा सेवाओं की उपलब्ध कराई गई मात्रा ही उस वस्तु की सेवा या उस वस्तु की पूर्ति यानी सप्लाई उस वस्तु की पूर्ति कहलाती। देखिए कितना आसान परिभाषा है, देख रहे हैं कितना आसान परिभाषा है, एकदम याद करना सरल है, ठीक है। ठीक, एक निश्चित समय में देखिए यहाँ पे समय भी आ गया, कीमत भी आ गया और सप्लाई का संबंध किससे है, उत्पादक या विक्रेता से। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उत्पादक और विक्रेता भी आ गया। तो एक निश्चित समय पर, एक निश्चित कीमत पर बाजार में कहिए या अर्थव्यवस्था में उत्पादक या विक्रेता द्वारा वस्तु तथा सेवाओं की उपलब्ध कराई गई जो मात्रा है वही उस वस्तु की कीमत कहलाती है। क्लियर? एकदम आसान है, एकदम बिल्कुल स्पष्ट है, एकदम सरल भाषा में है। और सरल भाषा में अगर आप पढ़ेंगे तभी आपको पूरी तरीके से समझ में आएगी, ठीक है। चलिए अब दूसरे प्रश्न का जवाब लेते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न तो हो गया, अब दूसरे प्रश्न का जवाब लेते हैं। पूर्ति का नियम, आइए इसको देखते हैं। अगला जो है यहाँ पे पूर्ति का नियम, थ्योरी ऑफ सप्लाई। देखिए पहले उत्पादक में हम किसको रखेंगे? मान लीजिए कि आप किसान हैं, भाई अनाजों का उत्पादन करते हैं, कृषक है, ठीक है, कृषक है। अब यहाँ पे आपको दूसरे नजरिए से सोचना है। अब जब हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ सप्लाई के ना, तो अब आपको उत्पादक के नजरिए से सोचना है, उपभोक्ता के नजरिए से नहीं। कंज्यूमर के नजरिए से सोचेंगे तो डिमांड, और यहाँ पे सप्लाई के नजरिए से आपको सोचना है तो प्रोड्यूसर। क्योंकि उत्पादन कौन करता है? उत्पादक। किसी भी वस्तु की सप्लाई कौन करता है? किसी भी वस्तु की सप्लाई एक उत्पादक करता है, एक विक्रेता करता है। बाजार में आप कुछ भी खरीदने जाएंगे, वो सब सेलर है, वो सारे के सारे प्रोड्यूसर के पार्ट होते हैं, तो वही सब सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अब सिंपल सा एक लॉजिक है कि अगर हम किसान हैं, अनाजों का उत्पादन करते हैं, गेहूं दाल चावल का उत्पादन करते हैं, तो बाजार में अगर बाजार में हमारे द्वारा उत्पादित वस्तु की कीमत ज्यादा होगी तो हम ज्यादा उत्पादन करेंगे ना। जैसे बाजार में, जैसे हमने चावल का उत्पादन किया, बाजार में चावल की कीमत अच्छी मिल रही है तो हम ज्यादा से ज्यादा चावल का उत्पादन करेंगे। जैसे मान लीजिए, जैसे हम कहें कि हम जूते का उत्पादन किया, हमने जूता बनाया, जूता बनाने वाली हमारी एक फैक्ट्री है, हम जूता बनाने वाले प्रोड्यूसर हैं, तो बाजार में हमारी जूता जो है अच्छी कीमत पर बिक रही है तो हम ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करेंगे। यानी एक उत्पादक के नजरिए से अगर हम सोचे तो ये दिमाग में आता है कि अगर किसी वस्तु की कीमत ज्यादा होगी तो उसका उत्पादन ज्यादा होगा, यानी सप्लाई ज्यादा होगा। यही है ना, उत्पादन ज्यादा कब आप करेंगे? जब आपकी अच्छी कीमत पर सामान बिकेगा। अगर मान लीजिए कोई खरीद ही नहीं रहा, हम किसान हैं, हमने चावल का उत्पादन किया,
बाजार में हमको उसका अच्छा दाम नहीं मिल रहा, अच्छा कीमत नहीं मिल रहा, तो हम मायूस हो जाएंगे, हतोत्साहित हो जाएंगे। छोड़ दो, कम उत्पादन करो या ना करो, बस इतना उत्पादन कर लो कि बस अपना खाने पीने की व्यवस्था हो जाए, बाकी अच्छा कीमत नहीं मिल रहा है तो कोई उत्पादन बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। यानी एक उत्पादक के नजरिए से हम सोचे तो हम ये पाते हैं कि कीमत ज्यादा होने से क्या होता है, सप्लाई ज्यादा होता है, सप्लाई ज्यादा होगा। कैसे? हमारा क्या होगा, हमारा मोरल जो है, हमें प्रोत्साहन मिलेगा। तो एकदम सिंपल सा इसका नियम है। ये नियम क्या है? सिंपल सा ये नियम क्या है? नियम यहां पे ये क्या है? नियम, रूल क्या है? नियम क्या है? पूर्ति का नियम क्या है? यदि किसी वस्तु की कीमत में यदि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है, तो उस वस्तु की पूर्ति में भी वृद्धि होती है। दूसरा इसका उल्टा कर दीजिए। यदि किसी वस्तु की कीमत में कमी होती है तो उस वस्तु की पूर्ति में भी कमी होती है। अर्थात एक वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो एक्स वस्तु की सप्लाई भी क्या होगा? बढ़ेगा। सप्लाई भी बढ़ेगा। अगर एक्स वस्तु की कीमत कम होगी तो एक्स वस्तु की सप्लाई भी कम होगी। यही आपका पूर्ति का नियम है। यही क्या है? आपका पूर्ति का नियम है, जहां पर P क्या है? P आपका यहां पे कीमत है और S क्या है? यहां पे S यहां पे आपका पूर्ति है और X क्या है? एक वस्तु है। ये क्या है? आपका एक वस्तु है। ठीक है? X एक आपका गुड्स है। समझ में आ रहा है? तो एकदम सीधा संबंध है, एकदम सीधा संबंध। तो नोट में यहां पे एक पॉइंट और लिख लीजिएगा कि किसी वस्तु की कीमत तथा उसकी पूर्ति के बीच धनात्मक यानी पॉजिटिव, धनात्मक या सीधा संबंध होता है। धनात्मक या सीधा संबंध होता है। देखिए एकदम आसान है ना? एकदम आसान है। तो जब हम पूर्ति के नियम की हम बात करेंगे, यहाँ पे हमें उत्पादक के नजरिए से सोचना है कि हमारी वस्तु की कीमत बाजार में अच्छा मिलेगा तो हम ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करेंगे, कम कीमत मिलेगा तो कम उत्पादन करेंगे। कीमत अच्छा मिलना एक प्रोड्यूसर को प्रोत्साहन देता है और कीमत कम मिलना उस प्रोड्यूसर को क्या करता है? हतोत्साहित करता है। ठीक? तो यहाँ पे हमने देखा कि कीमत में वृद्धि उस वस्तु की पूर्ति में भी वृद्धि करेगा, कीमत में कमी उस वस्तु की पूर्ति में भी कमी। यहाँ पे आपको ये भी इंडिकेट कर रहा है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, एक घट रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है। तो जब दोनों बढ़े या दोनों घटे तो यहाँ पे कीमत तथा पूर्ति के बीच में धनात्मक यानी सीधा संबंध होगा। चलिए अब इसको फिगर से आप देख लीजिए। इसको फिगर से कैसे देखेंगे आप? इसको आप फिगर से कैसे देखेंगे? आइए फिगर भी देख लीजिए। जैसे थ्योरी ऑफ डिमांड का फिगर देखा, वैसे थ्योरी ऑफ सप्लाई का फिगर आप देख ले। थ्योरी ऑफ सप्लाई का फिगर यहां पे देख लीजिए। ठीक है?
तो यहां पे पूर्ति का नियम, हेडिंग देंगे पूर्ति का नियम, थ्योरी ऑफ सप्लाई, पूर्ति का नियम, थ्योरी ऑफ सप्लाई, और इसका रेखा चित्र। ठीक है, इसका डायग्राम देखिए कैसे बनेगा, कैसे बनेगा। तो देखिए इस तरीके से इसका डायग्राम बनेगा, और ये जो रेखा होता है ना, ये रेखा इस तरीके से होता है, इस तरीके से रेखा होगा, यानी इसका जो ढाल होगा ना ऊपर की तरफ होगा, इसका ढाल जो है इस तरीके से ऊपर की तरफ होगा, इस तरीके से इसका स्लोप है, इस तरीके से इसका स्लोप है। ठीक है, अब आएंगे, अब इस तरीके से आप कुछ पॉइंट बना ले, कुछ पॉइंट बना लीजिए। कुछ पॉइंट बना लीजिए। ठीक है, नाम रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं। और ये क्या है आपका सप्लाई कर्व है, ये आपका क्या है सप्लाई, सप्लाई कर्व है, पूर्ति वक्र इसको हम कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं पूर्ति वक्र, इसको हम कहते हैं पूर्ति वक्र। ठीक है, और इधर हमारा क्या होता है, इधर हमारा प्राइस होता है, इधर हमारा प्राइस होता है कीमत, और नीचे क्या होता है, नीचे सप्लाई, नीचे क्या होगा सप्लाई, नीचे सप्लाई होगा यानी पूर्ति, पूर्ति नाम दे दे Q1 Q2 Q3, और यहां पे P1 P2 और P3। ठीक है, अब देखिए यहां पे स्पष्ट आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, यहां पे देखिए स्पष्ट दिख रहा है कि जब कीमत P1 था, जब कीमत P1 था, जब कीमत, ये तो आप जानते हैं ये आपका एक्स एक्सिस होता है, और ये जो है आपका वाई एक्सिस, सॉरी हाँ जी, इधर आपका एक्स एक्सिस होता है, इधर क्या होता है आपका एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस आधार अक्ष, आधार अक्ष, और ये होता है आपका वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। ठीक है, लंब अक्ष। अब देखें, देखिए जब कीमत P1 था, कीमत P1 था तो सप्लाई इतना होता था। अब देखिए कीमत बढ़ा, कीमत बढ़ के P2 हुआ तो सप्लाई भी बढ़ के क्या हो गया, सप्लाई भी बढ़ के Q2 पे हो गया। कीमत और बढ़ा P3 पे गया, सप्लाई भी यहां पर क्या हो गया Q3 हो गया। देख रहे हैं ना, इस बिंदु से देखिए, इस बिंदु से जब कीमत P1 है तो सप्लाई भी क्या है Q1, जब कीमत बढ़ के P2 पे गया तो सप्लाई भी बढ़ के Q2 पे, जब कीमत बढ़ के P3 पे गया तो सप्लाई भी बढ़ के Q3 पे, है ना। इसको उल्टा भी आप देख सकते हैं, आप इसको क्या कर सकते हैं, उल्टा भी आप करके देख सकते हैं, उल्टा भी आप इसको करके देख सकते हैं। जब कीमत P3 था, जब यहां पे कीमत P3 था तो हमारा सप्लाई कहां पे था Q3, और जब कीमत घट के, जब कीमत घट के P3 से P2 पे आया, ये घट के आपका P2 पे आया तो सप्लाई भी घट के कहां पे आ गया, सप्लाई भी घट के Q2, और कीमत घटा, ये P1 पे आया, P1 पे, तो सप्लाई और भी क्या हो गया, घट के आपका Q1 पे आ गया, है ना। इससे सीधे मिलता है ऐसे। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है, इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया, कोई दिक्कत, बड़ी आसानी से आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे आपका सीधा संबंध क्या होता है, यहाँ पे दोनों में एकदम सीधा संबंध है, यहाँ पे आपका दोनों में क्या है, एकदम सीधा संबंध है, एकदम ये वाला, यही तो है आपका। देखिए एक बढ़ेगा, कीमत बढ़ रहा है, सप्लाई बढ़ रहा है, कीमत बढ़ रहा है, सप्लाई बढ़ रहा है। ठीक है, हाँ जी। अब देखिए
अब आप देखेंगे, अब वक्र के बारे में भी, यहां पे जो ये स्लोप है ना, यहां पे ये स्लोप क्या है? पॉजिटिव। यहां पे ये स्लोप क्या है? पॉजिटिव। और ये क्या हो गया आपका? ये आपका नीचे का हिस्सा हो गया और बायां, नीचे का हिस्सा बायां, और ये क्या हो गया आपका? ऊपर या दायां, ऊपर या दायां। तो यहां पे एक नोट में ये भी लिख लीजिएगा, नोट में भी लिखिएगा कि पूर्ति वक्र, पूर्ति वक्र जो है, पूर्ति वक्र नीचे से, पूर्ति वक्र नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर या बाएं से दाएं, या बाएं से दाएं, बाएं से दाएं ऊपर की ओर, बाएं से दाएं ऊपर की ओर, बाएं से दाएं ऊपर की ओर, ऊपर की ओर उठता हुआ होता है, ऊपर की ओर उठता हुआ, ऊपर की ओर उठता हुआ होता है ना। और स्लोप कैसा होगा? सप्लाई कर्व अगर आपसे पूछे कि इसका स्लोप कैसा होता है, तो सप्लाई कर्व का जो स्लोप होता है ये कैसा होता है? तो ये आपका पॉजिटिव स्लोप का होता है, पॉजिटिव स्लोप का, पॉजिटिव स्लोप यानी धनात्मक ढाल का, यानी क्या हो जाएगा? धनात्मक, धनात्मक ढाल का। हमेशा याद रखिएगा कि जब दो चर यहां पर दिया गया है, दोनों एक ही दिशा में बदले, जब दो चर है, यहां पे दो चर है ना, एक तरफ है प्राइस, एक तरफ है सप्लाई, दोनों एक ही दिशा में बढ़ रहा है तो दोनों, घट रहा है तो दोनों एक ही दिशा में। तो इस तरीके का जो कर्व खींचा जाता है ना, जो सप्लाई कर्व होता है, जो कर्व होगा वो आपका पॉजिटिव स्लोप का होगा, धनात्मक ढाल का। तो सप्लाई कर्व धनात्मक ढाल का होता है, धनात्मक ढाल का होता है। क्लियर है? एकदम एकदम स्पष्ट क्लियर है? कोई इसमें दिक्कत, कोई भी शंका बताएंगे? ऊपर की ओर उठता है ना, एकदम आसान है। अब देखिए, अब हम यहां पर देखेंगे कि बाजार में किसी भी वस्तु या सेवा की कीमत का निर्धारण कैसे होता है। बाजार में किसी भी वस्तु या सेवा की कीमत का निर्धारण कैसे होता है? हम लोगों ने डिमांड कर्व को पढ़ लिया, डिमांड कर्व, थ्योरी ऑफ डिमांड, सप्लाई कर्व, थ्योरी ऑफ सप्लाई, डिमांड कर्व क्या है, सप्लाई कर्व क्या है, पूरी तरीके से पढ़ लिया और समझ लिया एकदम आसान भाषा में। अब हम यहां पे देखेंगे कि किसी भी वस्तु या सेवा की कीमत का निर्धारण होता कैसे। तो आइए हेडिंग डाल दीजिए यहां पे, हेडिंग डालेंगे कीमत का निर्धारण, हेडिंग डालेंगे कीमत का, कीमत का निर्धारण, कीमत का निर्धारण यानी प्राइस डिटर्मिनेशन, प्राइस डिटर्मिनेशन, प्राइस डिटर्मिनेशन, कीमत का निर्धारण, कीमत का निर्धारण, प्राइस डिटर्मिनेशन। ठीक है ना। देखिए, अगर हम आपसे सवाल ये पूछे कि कैसे कीमत का निर्धारण होता है, तो आपका जवाब ये होगा कि जो बनाएगा वही कीमत का निर्धारण होगा। अगर ये बात होती कि जो उत्पादन करता है, जो उत्पादन करता है वही कीमत का निर्धारण करेगा, तो ये बताइए ईमानदारी से, तो हमारे देश में किसान इतना आत्महत्या नहीं करते। अगर जो उत्पादन करे, जो बनाए, वही कीमत का निर्धारण कर ले, तो हमारे देश में किसान इतना आत्महत्या कर लेते? आज भी हमारे देश में केवल पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी के किसानों को छोड़कर, आप उसके बाद पूरा यूपी आ जाइए, पश्चिमी यूपी को छोड़कर बिहार, मध्य प्रदेश, यहाँ के महाराष्ट्र के भी, यहाँ तक कि महाराष्ट्र के किसान तो आत्महत्या करने में सबसे आगे। क्यों भाई? कुछ भी उत्पादन करके मनचाहा कीमत ले लेते, कहते कि हम चावल 500 रुपए किलो बेचेंगे, गेहूं 500 रुपए किलो बेचेंगे। क्या ऐसा होता है? नहीं। वो उत्पादन तो कर लेंगे, बाजार में हम कहेंगे कि 500 रुपए बेचेंगे, लेकिन कोई खरीदने वाला ही ना मिले तो हम कहें कि चावल 500 रुपए किलो बेचेंगे, कोई खरीदेगा ही नहीं। तो इसका मतलब कि
कीमत निर्धारण जो है, किसी वस्तु की कीमत निर्धारण केवल और केवल प्रोड्यूसर के यानी उत्पादनकर्ता के हाथ में नहीं है। इसमें एक बड़ी भूमिका किसका है? खरीदने वाले की भूमिका है। आप 500 रुपया किलो कहिए कि हम 500 रुपया बेचेंगे। बाजार में रोज जाते हैं ना सब्जी खरीदने, तो सब्जी वाला कहे कि हम आलू जो है 100 रुपया किलो बेचेंगे, आप खरीदेंगे ही नहीं। आप कहेंगे भाई आलू नहीं खाएंगे, पनीर खाएंगे, आलू नहीं खाएंगे, मटन खाएंगे। इसका मतलब यह है कि वो चाहकर भी 100 रुपया में नहीं बेच सकता। यानी कीमत निर्धारण में प्रोड्यूसर के साथ साथ कंज्यूमर का भी हाथ है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे बाजार में आप गए, आपके रोजमर्रा जीवन के एकदम एग्जाम्पल बता रहे हैं, जो आप पे साथ में आप लोग जो व्यवहार करते उसी की बात हम चर्चा कर रहे हैं। बाजार में गए, आपने पूछा भैया आलू कैसे किलो है? वो बोलेगा भैया आलू जो तो आलू 40 रुपए किलो है। आप कहेंगे नहीं भैया 40 रुपए किलो नहीं देंगे, 30 रुपए किलो देना है तो दो। तो एक साइड हो गया सेलर, प्रोड्यूसर, और एक साइड हो गया कंज्यूमर। वो बोल रहा है 40 रुपए किलो, आप बोल रहे हैं 30 रुपए किलो। दोनों में मोल भाव होगा, दोनों में मोल भाव। ऐसा होता है ना, मोल भाव करते हैं ना, कहेगा भैया 40 रुपए किलो, आप नहीं भैया 30 रुपए किलो। और जैसे ही आप जाना शुरू करेंगे, बोले भैया आइए, ये कहाँ जा रहे हो? चलिए 35 रुपए किलो डन करिए, ना आपका ना मेरा। 35 रुपए किलो में आप ले लीजिए, ना आपका ना मेरा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि आलू की कीमत का निर्धारण में दोनों की भूमिका आ गई, कंज्यूमर की और सप्लायर की, यानी प्रोड्यूसर की। कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों की आलू की कीमत निर्धारण में भूमिका आ गई। तो एकदम सामान्य सी बात है, तो ये दिमाग में मत रखिएगा कि कीमत का निर्धारण केवल प्रोड्यूसर करेगा क्योंकि वो उत्पादन करता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए तो यहां पर लिखिएगा किसी वस्तु या सेवा की कीमत का निर्धारण किसी वस्तु या सेवा की कीमत का निर्धारण, किसी वस्तु या सेवा की कीमत का निर्धारण बाजार की शक्तियां, मार्केट फोर्सेस, इसको हम क्या कहते हैं? मार्केट फोर्सेस कहते हैं। किसी वस्तु या सेवा की कीमत का निर्धारण बाजार की शक्तियां मांग और पूर्ति यानी डिमांड एंड सप्लाई, मांग और पूर्ति के द्वारा होती है। इसका फिगर कैसे बनेगा? कीमत निर्धारण का फिगर कैसे बनेगा? तो कीमत निर्धारण की अगर हम बात करें तो कीमत निर्धारण का जो फिगर है इस तरीके से बनेगा। कीमत निर्धारण का फिगर जो है इस तरीके से बनेगा। ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा? नीचे आपका डिमांड और सप्लाई दोनों हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा? आपका प्राइस। इधर आपका प्राइस हो जाएगा, कीमत हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपका, ये क्या है आपका? डिमांड कर्व। ये क्या है आपका? डिमांड कर्व। और ये क्या है आपका? सप्लाई कर्व। ये है आपका सप्लाई कर्व। ठीक है, ये आपका सप्लाई कर्व है। ठीक, ये आपका, हाँ जी, ये आपका डिमांड कर्व, ये आपका डिमांड कर्व, और ये आपका क्या है? सप्लाई कर्व। अब देखिए दोनों एक दूसरे बिंदु पर काट रहे हैं, दोनों एक बिंदु पर, इस बिंदु पर काट रहे हैं। ठीक है ना, इसको हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पॉइंट, संतुलन का बिंदु। इस बिंदु को हम क्या कहते हैं? इस बिंदु को हम कहते हैं बैलेंस पॉइंट। बैलेंस पॉइंट यानी संतुलन बिंदु। ठीक है,
और इस बिंदु पर जो भी कीमत का निर्धारण होगा, इस बिंदु पर जो भी कीमत का निर्धारण होगा, जो भी कीमत का निर्धारण इस बिंदु पे होगा, यानी ये जो कीमत आई, ये कीमत कहलाता है क्या? ये कीमत आपका कहलाता है संतुलित कीमत। संतुलित कीमत, ये कहलाता है संतुलित कीमत, बैलेंस प्राइस। बैलेंस प्राइस, बैलेंस प्राइस, यानी याद रखिएगा, जिस बिंदु पर, यहां पे नोट में आपको याद रखना है, नोट में जिस बिंदु पर मांग तथा, जिस बिंदु पर मांग तथा पूर्ति वक्र, जिस बिंदु पर मांग तथा पूर्ति वक्र एक दूसरे को काटते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, उस बिंदु पर निर्धारित कीमत, उस बिंदु पर निर्धारित कीमत, उस बिंदु पर निर्धारित कीमत संतुलित कीमत होती है, संतुलित कीमत होती है। यानी ना तेरा, ना मेरा, ना कंज्यूमर का, ना प्रोड्यूसर का, दोनों में आपस में क्या हुआ? दोनों में आपस में मोल भाव हुआ, दोनों में आपस में मोल भाव हुआ। ठीक है, तो ये है आपका डिमांड कर्व, और ये है आपका सप्लाई कर्व। दोनों एक दूसरे को इस बिंदु पर टच किए, इस बिंदु पर दोनों एक दूसरे को टच किए, इसको हम ई नाम दे दीजिए, ई। और इस बिंदु को हम बैलेंस पॉइंट यानी संतुलन बिंदु, और इस बिंदु पर निर्धारित जो कीमत होगा इसको हम संतुलित कीमत कहेंगे, यानी दोनों के लिए अच्छा होता है। संतुलित कीमत क्या होता है? संतुलित कीमत एक ऐसा कीमत है जो कि कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों के नजरिए से क्या होता है? अच्छा होता है। करेक्ट। चलिए, तो ये आज की आपकी क्लास रही, आज की क्लास में हम लोगों ने क्या देखा? आज की क्लास में हम लोगों ने यहाँ पे पूरे तरीके से हमने देखा कि इसेंशियल एलिमेंट्स, मांग के लिए जरूरी चीज क्या है। यहाँ पे हमने देखा मांग के लिए जरूरी तो ये 3 चीज है, इच्छा, क्रय शक्ति और व्यय करने की तत्परता। इसके अलावा हमने देखा कि थ्योरी ऑफ सप्लाई और व्हाट इज सप्लाई, ये दोनों क्या है, हम लोगों ने इसको देखा। फिर हम लोगों ने देखा कि थ्योरी सप्लाई को देखने के बाद इसका हम लोगों ने डायग्राम देखा। फिर उसके बाद लास्ट में हमने देखा कि किसी वस्तु की कीमत निर्धारण में मांग और पूर्ति दोनों की भूमिका होती है, यानी कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों की भूमिका होती है। जैसे यहाँ पे सप्लाई की बात करेंगे तो सप्लाई का मतलब क्या, यहाँ पे हम प्रोड्यूसर की बात कर रहे हैं, सप्लाई मतलब प्रोड्यूसर। डिमांड कर्व की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम किस चीज की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम कंज्यूमर की। चलिए, तो इसी तरीके से अब हम कल बात करेंगे संतुलन और असंतुलन की, अर्थव्यवस्था में कैसे संतुलन और असंतुलन आता है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।